हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन पढ़ रहे थे और हमने आपको बताया था कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद से डच आए थे, उसके बाद से अंग्रेज आए थे, उसके बाद से डेनिश, उसके बाद से फ्रांसीसी, उसके बाद से स्वीडिश आए थे। तो ये कंपनियों के आने का क्रम है और हमने आपको बताया था कि कंपनियों की स्थापना जो है अलग अलग हुई थी, यानी कंपनियों की स्थापना का जो क्रम है वो अलग है और आने का जो है कंपनियों का वो क्रम अलग है। हमने आपको बताया था कि सबसे जो है पुर्तगाली सबसे पहले आए थे 1498 में और सबसे अंत में भी गए थे 1961 में। ऑपरेशन विजय के द्वारा इनको खदेड़ा गया था गोवा से। और सबसे पहले कौन आया था, तो हमने बताया था कि वास्को डी गामा जो है पुर्तगाली आए थे। हालांकि हमने आपको बताया था कि बार्थोलोमेडिया जो था केप ऑफ गुड की स्थापना की थी और वो जो है अफ्रीका में वो अफ्रीका के नीचे पाया जाता है केप ऑफ गुड होप, और वहाँ से वो वापस लौट जाता है। उसके बाद से ये 1498 में वास्को डी गामा आते हैं कालीकट। उस समय वहाँ पे स्थानीय शासक जो है जमोरी ने उनके स्वागत करते हैं। और ये किसकी सहायता से आते हैं, तो ये भी हमने आपको बताया था कि जो गुजराती आपके अब्दुल मनिक था उसकी सहायता से ये भारत आया था। बाकी हम डच के बारे में बताया था कि सबसे पहले जो डच आया था 1595 में हाउटमैन आया था और ये जो है हॉलैंड और नीदरलैंड के निवासी थे और इनके बारे में हम कल डिटेल में देख चुके हैं। और 1759 में हमने आपको बताया कि वेदरा के युद्ध था जो कि ब्रिटेन और डच के बीच हुआ था और यहाँ पे डच हार जाते हैं और यहाँ पे अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाता है। उसके बाद हमने बताया था कि अंग्रेज आए थे और सबसे पहले अगर पूछे फ्रेंड्स कि सबसे पहले भारत आने वाला अंग्रेज कौन है, तो आपको लगाना है जॉन मिल्टन हॉल जो है ये सबसे पहले आया था अंग्रेज, जॉन मिल्टन हॉल। ये भी आपको नोट कर लेना है। और हमने आपको बताया था कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा, जो कि इंग्लैंड में की गई थी। उसके बाद से वहाँ के जब शासक ये मर जाती हैं उसके बाद से जो शासक बनते हैं जेम्स प्रथम बनते हैं, उसका जो राजदूत बन के 1608 में हाकिन्स आता है जो कि अकबर के नाम से वो पत्र लेके आता है व्यापार करने के लिए। वहाँ पे आपको यहाँ पे जब आता है हाकिन्स तो यहाँ पे इनको जहागीर मिलते हैं, जहागीर इनको मना कर देते हैं व्यापार करने से। उसके बाद से जब ये स्टार्ट करते हैं आपके सूरत में 1600 आपके 8 में कोठी बनाना। उसके बाद से कुछ बनाने के बाद इसको बीच में रोक दिया जाता है। उसके बाद से अस्थायी रूप से ये अपना कोठी मसूलीपट्टनम बनाते हैं और उसके बाद से फाइनली जो है अस्थायी रूप से जो है अपना 1613 में सूरत में अपना कोठी बनाते हैं। और तो ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं पहले ही, पुर्तगाली, डच और अंग्रेज के बारे में हम डिटेल पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे डेनिश और फ्रांसीसी के बारे में और यहाँ पे हम कर्नाटक युद्ध के बारे में देखेंगे और भी जो बंगाल का किस प्रकार से उदय हुआ है, कौन पहला स्वतंत्र शासक बना, ये सब बातें हम यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेनिश के बारे में। तो डेनिश जो है ये डेनमार्क के रहने वाले थे। अभी फिलहाल में जो डेनमार्क आप देखेंगे वो डेनिश ही था। 1616 में क्या करते हैं भारत में आगमन इनका होता है और 1620 में क्या होता है त्रावणकोर में ये पहली व्यापारिक कोठी खोलते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि जो डेनिश थे वो अपना व्यापारिक कोठी कहाँ खोले थे, तो त्रावणकोर त्रिचनापल्ली में। ये भी आपको नोट करना है। और डेनिश जो है अंग्रेजों को सब कुछ बेचकर चले जाते हैं और ये भी आपको नोट करना है कि ये कब बेच के चले जाते हैं, तो 1745 में अपना सब कुछ बेच के चले जाते हैं। और तंजौर त्रावणकोर में जो है तंजौर आपको नोट करना है, तंजौर ये त्रावणकोर कहाँ स्थित है, तो तंजौर में, ये भी आपको नोट करना है। और ये अपनी व्यापारिक कोठी वहीं खोली थी 1620 में। तो ये था आपका डेनिश और डेनमार्क के, इतना ही इंपॉर्टेंट है। और 1616 में ये भारत में आगमन हुए थे, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला देख लेते हैं फ्रांसीसी के बारे में। तो फ्रांसिस में सबसे पहले आप नोट कर लें कि ये 1664 में कंपनी स्थापित किए थे जो कि इनकी सरकारी कंपनी थी। और ये किसके शासनकाल में आए थे, तो ये भी आपको नोट करना है। जो आपके 14वें लुई 14वां था उन्हीं के शासनकाल में ये फ्रांसीसी आए थे। और 1668 में भारत में ये प्रवेश किए थे। पहली व्यापारिक कोठी इन्होंने सूरत में खोली थी। किसके नेतृत्व में, तो आपको नोट करना है फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में इन्होंने पहली आपकी कोठी खोली थी सूरत में। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले तो कब इनके आने का क्रम हमने आपको बता दिया। उसके बाद से इनकी जो कंपनी की स्थापना कब हुई है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद से जो है इन्होंने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी ये भी आपको नोट करना है। जैसे कि पुर्तगाली हमने बताया कि 1498 में आते हैं और 1498 में ही ये क्या करते हैं अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं। और कोचीन में 1503 में सबसे पहले व्यापारिक कोठी खोलते हैं। उसी प्रकार से डच आते हैं 1595 में, लेकिन ये अपनी जो अपने कंपनी की स्थापना करते हैं 1602 में मसूलीपट्टनम में। 1605 में क्या करते हैं अपनी व्यापारिक खोलते हैं डच। उसके बाद से अंग्रेज आते हैं। अंग्रेज 1600 ईस्ट इंडिया में इनकी कंपनी की स्थापना हो जाती है ब्रिटेन में ही। और सूरत में 1608 में अपना व्यापारिक कोठी प्रारंभ करते हैं। उसके बाद से डेनिश आते हैं 1616 में। त्रावणकोर में 1620 में अपने क्या करते हैं व्यापारिक कोठी खोलते हैं। उसके बाद से फ्रांसीसी आते हैं 1664 में। और सूरत में 1668 में हमने आपको बता दिया कि ये क्या करते हैं व्यापारिक कोठी खोलते हैं। तो ये आपका कंपनी की स्थापना, व्यापारिक कोठी कब खोलते हैं, कहाँ खोलते हैं और ये इनका आने का क्रम हमने आपको सब सारी बातें बता दी। उसके बाद से अभी हम देखेंगे एक ही जगह पे इसको। और
देखिए फ्रेंड्स, केंद्र में जो था दिल्ली था। जिस समय ये कंपनियां आ रही थी उस समय दिल्ली में शासक किसका था, तो हमने आपको बताया था कि दिल्ली में मुगलों का शासन था। और सबसे पहले जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी उस समय हमने आपको बताया था कि 1600 में मुगल जो साम्राज्य था यहाँ भारत में निवास कर रहा था और शासन था। और उसके बाद से उस समय शासक कौन था, जब 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी ब्रिटेन में, उस समय यहाँ पे शासक अकबर थे। उसके बाद से जब हॉपकिंस आया तो हमने आपको बताया कि जहांगीर था। उसके बाद से टॉमस रो आते हैं। उस समय जो था जहांगीर ही यहाँ पे शासन कर रहे थे और उन्होंने जहांगीर ही टॉमस रो को क्या किए थे, व्यापारिक अधिकार यहाँ पे दिए थे और उन्होंने क्या किया था कि कोठी बनाने की अनुमति दी थी। उसके बाद से हमने बताया था कि औरंगजेब जो है 1707 में इनकी मृत्यु हो जाती है और क्षेत्रीय शक्तियाँ जो है यहाँ से विस्तृत होने लगती हैं। यानी जो है जो आपके स्वतंत्र शासक होते हैं वो अपना उदय करने लगते हैं। यानी ये जो है इसका अंतिम अगर पूछे, अंतिम जो है शक्तिशाली शासक कौन था मुगल साम्राज्य का, तो औरंगजेब आपको लगाना है। 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से जो है आपके जैसे कि आप पढ़ते होंगे कि उत्तर मुगल काल जो है 1707 से लेकर 1857 तक चला था। यानी कहने का मतलब है कि औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी 1707 में, उसके बाद से जो है आपका मुगल साम्राज्य जो है पूरी तरह से कमजोर हो जाता है। और ये जो औरंगजेब जो है ये अंतिम जो है शक्तिशाली शासक था मुगल साम्राज्य का। उसके बाद से आते हैं बहादुर शाह, जहादर शाह। जहादर शाह को लंपट मूर्ख भी बोला जाता है और बहादुर शाह को साहेब बेखबर बोला जाता है। उसके बाद से फर्रुख सियर आते हैं और फर्रुख सियर हम आप पढ़ेंगे। और हमने पिछली क्लास में ये भी बताया था कि फर्रुख सियर जो है 1717 में जो है अंग्रेजों को व्यापारिक छूट देते हैं और मराठों को भी अधिकार दे देते हैं। मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र दस्तक इन्होंने जारी किया था, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद से मोहम्मद शाह रंगीला आते हैं, नादिर शाह को पढ़ेंगे। और अंतिम जो है आपके मुगल शासक आप पढ़ते होंगे बहादुर शाह जफर द्वितीय, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो मोहम्मद शाह जो था जिसको हम रंगीला बादशाह भी बोलते हैं, उसके समय जो है मुर्शीद कुली खां, सादत खां, निजामुल मुल्क जो है जैसे कि बंगाल, अवध, हैदराबाद, ये अपने आप को क्या करते हैं, मराठा हो गए, ये अपने आप को स्वतंत्र करने लगते हैं। तो इसी के समय जो है आपके मोहम्मद शाह रंगीला के समय जो है पूरी तरह से जितने भी अधिकतर राज्य हैं छोटे छोटे, वो क्या करते हैं, क्षेत्रीय राज्य वो अपने आप को स्वतंत्र करने लगते हैं। जैसे कि आप पढ़ेंगे बंगाल, अवध, हैदराबाद, मराठा, मैसूर, कर्नाटक, इन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो औरंगजेब के बाद ही क्या हुआ था कि जो आपके क्षेत्रीय प्रशासन है, क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं, वो स्वतंत्र होने की कोशिश करने लगी और यहाँ से धीरे धीरे जो है मुगल शासन का क्या हुआ, धीरे धीरे बिखराव होने लगा। और यहाँ पे हम कर्नाटक युद्ध भी देखेंगे। यानी कहने का मतलब है जो भी क्षेत्रीय शक्तियाँ थी वो क्या की अपने आप में स्वतंत्र होने लगी। तो वहाँ पे क्या हुआ, उत्तराधिकार के लिए जो है संघर्ष होने लगा और वहाँ पे विभिन्न प्रकार की युद्ध आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया था कि बंगाल है, अवध है, हैदराबाद, कर्नाटक, मराठा हो गया, मैसूर हो गया, पंजाब हो गया, ये सब क्षेत्रीय शक्तियाँ अपने आप को स्वतंत्र करने लगी और वहाँ पे जो है राजा के बनने के लिए, यानी वहाँ पे उत्तराधिकार के लिए क्या हुआ, युद्ध होने लगे। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे कर्नाटक में 3 प्रकार के युद्ध हम पढ़ेंगे। कर्नाटक जो कि 1746 लेके 1763 तक चला था और ये जो है संघर्ष का युद्ध था उत्तराधिकार का। और इसमें जो है अंग्रेज और फ्रांसीसी जो थे भाग लिए थे। और ये पूछता है कि कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी लगाना है। 3 कर्नाटक युद्ध थे, हम इसके बारे में हम देख लेते हैं। और ये जो है 1746 लेके 1763 तक चला था। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें प्रथम कर्नाटक युद्ध की, तो ये चला था 1746 लेके 1748 तक। और इसके पीछे कारण पूछे तो आपको लगाना है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का इसके पीछे कारण था। यानी जो ऑस्ट्रिया देश है यूरोप में, वहाँ पे जो है राजकुमार के डेथ होने के बाद अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो है यूरोप में युद्ध शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जो कंपनी आई थी ब्रिटिश और फ्रांसीसी, यहाँ पे भी ये अपना युद्ध करना प्रारंभ कर देती हैं। और यहाँ पे जो है जो इंग्लैंड थे वो मद्रास में रह रहे थे और जो आपके फ्रांसीसी थे वो कहाँ रहे थे, तो पांडिचेरी में रह रहे थे। लेकिन जो है इसी के दौरान जो है जो फ्रांसीसी है वो मद्रास पे विजय प्राप्त कर लेते हैं और मद्रास को आपके क्या करते हैं, विजय प्राप्त करके उसको अपने अंतर्गत कर लेते हैं, अपने अधीन कर लेते हैं। तो ये क्या होता है कि एक संधि हो जाती है आपके यूरोप में, एला सापला की संधि बोलते हैं, एक्सला सापेल संधि भी बोलते हैं इसको, जो कि आपके 1748 में की जाती है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या किया जाता है, जो मद्रास जीता गया होता है फ्रांसीसियों द्वारा, वो कहा जाता है कि इंग्लैंड को यानी ब्रिटिश को वापस कर दिया जाए। तो क्वेश्चन पूछा था कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के बीच क्या परिणाम होता है, तो कोई परिणाम नहीं होता है। जो आपके इंग्लैंड ने जो मद्रास जो जीता था उसको पुनः वापस अंग्रेजों को दे दिया जाता है। यानी जो जैसे था वो वैसे हो जाता है और पुनः जो है ब्रिटिश कहाँ आ जाते हैं, यानी फ्रांसीसी कहाँ आ जाते हैं, तो आपके पांडिचेरी में आ जाते हैं। और ब्रिटेन का फिर से पुनः किस पे, आपके मद्रास पे अधिकार हो जाता है और पांडिचेरी यहाँ पे
फ्रांसीसी का अधिकार हो जाता है। यानी जो जैसे था वहाँ पे वैसे चला जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो कोई परिवर्तन नहीं होता है प्रथम कर्नाटक युद्ध के परिणाम स्वरूप। तो एला सापले की संधि कई बार पूछा है, किस कर्नाटक मतलब किस युद्ध के दौरान हुआ था, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान हुआ था। एला सापेल संधि बोलते 1748 में की गई थी। और इसके पीछे कारण क्या था, तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार इसके पीछे कारण था। दूसरा अगर कर्नाटक युद्ध देखें तो ये 1749 से लेकर 1754 तक चला था। और इसके पीछे कारण पूछे तो हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के पीछे इसका कारण क्या, यानी जो हैदराबाद निजाम के लिए और कर्नाटक के जो शासक था उनके बीच जो है क्या होता है, जो आपके उत्तराधिकार है, यानी हैदराबाद में उत्तराधिकार और कर्नाटक के लिए उत्तराधिकार के लिए युद्ध किया जाता है। और इसके पीछे यही कारण था। और इसमें जो है अप्रत्यक्ष रूप से कौन शामिल हो जाते हैं, तो ब्रिटिश और जो फ्रांसीसी शामिल होकर और इसमें जो है अपना प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कर देते हैं। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है। और इसके बाद जो है पांडिचेरी की संधि की जाती है आपके 1754 में। और इसमें जो है फ्रांसीसी और जो आपके डुप्ले हैं वो फ्रांसीसी गवर्नर इसमें हार जाते हैं और इंग्लैंड की जीत हो जाती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो आपके पांडिचेरी की संधि के परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध का अंत किया जाता है। और ये कब होता है पांडिचेरी की संधि, तो 1754 में की जाती है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के पीछे कारण हमने आपको बताया कि हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार इसके पीछे कारण था कि कौन आपके हैदराबाद में निजाम बनेगा और आपके कर्नाटक में कौन आपके शासक बनेगा, इसके लिए इसके युद्ध होता है। और इसमें जो है फ्रांसीसियों का हार हो जाती है। और यहाँ पे उस समय गवर्नर कौन थे, तो डुप्ले थे। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से सुनिएगा कि डुप्ले इसके फ्रांसीसी गवर्नर थे उस समय जिसमें कर्नाटक युद्ध शुरू हुए थे। अब देख ले तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध के पीछे जो क्या कारण था, तो उसके पीछे जो है सप्तवर्षीय युद्ध इसके पीछे कारण था। यानी 1756 में क्या होता है कि यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चलता है जो कि 7 वर्षों तक चलता है। तो आपके 1756 से और 1763 तक युद्ध चलता है। और 7 वर्षों तक ये सप्तवर्षीय युद्ध चलता है जो कि यूरोप में लड़ा जाता है इंग्लैंड और फ्रांसीसियों के बीच। तो यहाँ पे भी जो कंपनियां थी फ्रांसीसी और इंग्लैंड यहाँ पे युद्ध करना शुरू कर देती हैं। उसके बाद से एक संधि की जाती है पेरिस की संधि 1763 में। या आपको नोट कर लेना है, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि पेरिस की संधि कब की गई थी, तो 1763 में। और ये किस युद्ध के दौरान की गई थी, तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान की गई थी। हमने आपको बताया कि 7 वर्षों तक युद्ध जो चल रहा था यूरोप में, सप्तवर्षीय युद्ध इसके कारण था 1756 में। इसी के कारण जो है यहाँ पे युद्ध होता है। और तृतीय कर्नाटक युद्ध के परिणाम स्वरूप एक संधि होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिस की संधि, इसके दौरान इसको समाप्त किया जाता है। और इसी के मध्य एक युद्ध होता है फ्रांसीसी और आपके इंग्लैंड के बीच, जो कि जिसको हम बोलते हैं 1760 में हुई थी वांडीवास का युद्ध। ध्यान से सुनिएगा, वांडीवास का युद्ध के बाद क्या हुआ कि जो राजनीतिक हस्तक्षेप था आपके फ्रांसीसियों का, उस पर जो है उसको समाप्त कर दिया जाता है ब्रिटेन के द्वारा। और ब्रिटेन के द्वारा जो आपको केवल व्यापारिक जो है शक्ति दी जाती है आपके फ्रांसीसियों को। तो केवल व्यापार करने के लिए अधिकार रह जाता है फ्रांसीसियों के पास, किसके युद्ध के बाद, तो आप कहेंगे वांडीवास के युद्ध के बाद। और यानी कहने का मतलब है कि जो फ्रांसीसी है इनका पूरी तरह से जो है जो राजनीतिक हस्तक्षेप था उसको अंत कर दिया जाता है वांडीवास के युद्ध के बाद जो है इसमें ब्रिटेन जीत जाता है। और इस समय जो ब्रिटेन के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नेतृत्व कर रहे थे वो आयरकुट थे। और जो वांडीवास के समय जो फ्रांसीसी आपके गवर्नर थे वो कौन थे, आपको नोट कर लें, काउंट द लिली। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो काउंट द लिली जो थे ये फ्रांस के आपके नेतृत्व कर रहे थे कंपनी का। तो कई बार क्वेश्चन पूछा है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद जो है जो आपके कौन सी संधि की गई थी, तो पेरिस की संधि की गई थी। और इसी के मध्य वांडीवास का युद्ध किया गया था आपके फ्रांसीसी और ब्रिटेन के बीच 1760 में। सारी क्वेश्चन आपको नोट कर लें। ये जितना भी हमने आपको बताया ये सारी फैक्ट हैं, ये सारी बातें आपको नोट कर लेना है। और हमने आपको बताया कि किसके बाद, तो प्रथम आपके कर्नाटक युद्ध के बाद एक्सला सापेल की संधि, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद पांडिचेरी की संधि और तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद पेरिस की संधि। ये सारी बातें आपको नोट कर लेनी है। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ जाएंगे। अब देख लेते हैं कि जो कंपनियों का आने का क्रम है और उनकी कंपनियों के स्थापना क्रम है वो किस प्रकार से, ये आपको नोट करना है। और यहाँ पे एक ट्रिक भी लिखाई गई है, ध्यान सुनिएगा। हमने आपको बताया कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसी। ये आने के क्रम है आपके जो आपके यूरोपियन थे। और इनके कंपनियों का स्थापना, पुर्तगालियों की कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1498 में। और इन्होंने पहली कोठी कोचीन में 1503 में की थी। ये सारी बातें हम आप पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार देख लीजिए। और डच जो है ये आए थे उसके बाद से, और 1602 में इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना की थी। सबसे पहले इन्होंने कोठी 1605 में मछलीपट्टनम में खोली थी। अंग्रेज़ की बात करें तो 1600 में इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में की गई थी। और सूरत में ये क्या करते, सबसे पहले प्रारंभ करते हैं कोठी खोलना 1608 में। उसके बाद से इसको रोक दिया जाता है। उसके बाद से अस्थायी रूप से हमने आपको बताया कि मछलीपट्टनम में खोलते हैं 1611 में।
और 1613 में फाइनली जो है ये अस्थायी रूप से सूरत में अपनी कोठी खोलते हैं। और उसके बाद से डेनिस जो है आते हैं, डेनिस 1616 में आते हैं, अपनी इनकी कंपनी का स्थापना भी करते हैं। और त्रावणकोर जो था, त्रावणकोर 1620 में ये क्या करते हैं, अपनी कोठी स्थापित करते हैं। उसके बाद से फ्रांसीसी 1664 में आते हैं और इनकी 64 में कंपनी की स्थापना करती है। और 1668 में क्या करते हैं, आपके कंपनी की कोठी जो है व्यापारिक कोठी सूरत में खोलते हैं। तो व्यापारिक कोठी इन्होंने कहाँ खोली है, कौन कंपनी कहाँ खोली है, कब खोली है और इनकी कंपनी की स्थापना कब हुई है, उनके आने का क्रम, 3 पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। और ट्रिक है कि पुत्र ने डच में अंग्रेजी डिश फ्री में खाई, ये कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप याद रख लीजिए, पुत्र से पुर्तगाली आए, फिर डच से डची आए, अंग्रेज से अंग्रेजी आए, तीस से डिश से डेनिश आए, फिर से फ्री से फ्रांसीसी आए। ये सारी बातें आपको नोट कर लेना है। और हमने आपको सारी बातें बता दी। तो ये थी आपके यूरोपीय कंपनी का आगमन, उनके शासन किस प्रकार से किए, उनका किस प्रकार से जो है व्यापारिक के बाद से जो है किस प्रकार से जो धीरे धीरे जो है उनका राजनीतिक हस्तक्षेप होना प्रारंभ हुआ, आने का क्रम, कंपनी का स्थापना, और उसके बाद से उनका जो व्यापारिक कोठी कहाँ कहाँ खोली गई, कब कब खोली गई, इन सब बातों पे हमने डिटेल में देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि जो रीजनल पावर थे, आपके क्षेत्रीय शक्तियाँ थी, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बंगाल को। और यहाँ से क्वेश्चन जो है आपका प्रारंभ होना शुरू हो जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है यहीं से पूछे जाते हैं, जो क्षेत्रीय आपकी शक्तियाँ हैं, यहाँ से बहुत टिपिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको नोट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम बंगाल को पढ़ेंगे। तो बंगाल में जो है क्यों होड़ लगी थी सभी कंपनियों का मतलब वर्चस्व करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो था बंगाल जो था, जिस समय ये 18वीं शताब्दी की बात की जा रही है, तो 18वीं शताब्दी में जो था बंगाल जो था, वहाँ पे ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे जो था गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो भी आपके वहाँ पे जो डेल्टा था वो बहुत ही उपजाऊ भूमि थी। यहाँ पे जो भी आपका मैदानी क्षेत्र था, तो जैसे कि आप पढ़ते होंगे कि आपके गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच जो मैदानी भाग है ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। और जिस समय की बात की जा रही है 18वीं शताब्दी की, उस समय जो बंगाल था, उस समय बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश का संयुक्त रूप बांग्लादेश मतलब बंगाल कहा जाता था। यह आपको नोट कर लेना है कि जो 18वीं शताब्दी थी जिस समय की बात की जा रही है, उस समय जो है बंगाल में ही बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आपके बांग्लादेश पूरी तरह से ये शामिल थे। उस समय जो है कोई बंटवारा नहीं था। उसके बाद से जो है आप जानते होंगे कि केंद्र में जो है दिल्ली में मुगलों का शासन था। और हमने आपको बताया था कि जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी, उस समय जो है जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन था, उस मतलब स्थापना की गई थी 1600 में, उस समय तो यहाँ पे शासन किसका था, तो मुगलों का ही था। लेकिन उस समय शासक कौन थे, तो अकबर थे। उसके बाद से जहांगीर के समय हमने आपको बताया था कौन आया था, तो आपकी शायद थे टॉमस रो आए थे, उन्होंने व्यापारिक अधिकार दे दिया था जहांगीर के समय। उसके बाद से धीरे धीरे जो अंतिम शासक बनते हैं मुगल साम्राज्य की, वो बनते हैं औरंगजेब। और 1707 में इनकी मृत्यु होने के बाद जो है धीरे धीरे क्षेत्रीय इनका विकास होने लगा। जैसे बंगाल आप पढ़ेंगे अभी, उसके बाद से बंगाल के बाद हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कर्नाटक, उसके बाद से मैसूर, उसके बाद से पंजाब, मराठा पढ़ेंगे। इन सब का क्या है, क्षेत्रीय विकास होने लगा। तो इन्हीं सब बातों पर हम यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड, हम यहाँ पढ़ेंगे बंगाल के बारे में, उसके बाद से हम धीरे धीरे आपके हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर, अवध, मराठा, सिख के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है राजस्व के लिए क्या हुआ, ये जो मैदानी भाग था बंगाल क्षेत्र, ये ब्रह्मपुत्र जो कि आपके गंगा नदी का जो आपके बीच का जो भाग था मैदानी भाग, यहाँ बहुत उपजाऊ भूमि था। और यहाँ से जो है अंग्रेज जो है धीरे धीरे जो है क्या करना चाहते थे, यहाँ से राजस्व प्राप्त करना चाहते थे। इसके लिए जो है यहाँ पे शासक थे बंगाल के, उनके बीच जो है युद्ध लड़वा देते हैं। और धीरे धीरे किस प्रकार से हम देखेंगे कि आपका बक्सर का युद्ध होगा, यहाँ पे आपका प्लासी का युद्ध होगा। और उसके बाद से जो इनके व्यापारिक धीरे धीरे जो आपका अधिकार था, उसके बाद से ये अपना धीरे धीरे राजनीतिक हस्तक्षेप कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये था आपका कुछ 18वीं शताब्दी के समय के भारत के कुछ मैप। यानी कहने का मतलब ये आपको समझना ये है कि यहाँ पे जो बंगाल था, उसमें हमने आपको बताया कि उड़ीसा, बिहार, झारखंड, आपके बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, ये सब शामिल थे इसमें। और यहाँ पर सेंटर में था आपके मुगल सम्राट, यहाँ पे थे मुगल का शासन जो है संपूर्ण पे था भारत पे लगभग। और यहाँ से जो है जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो है ये क्षेत्रीय जो आपकी शक्तियाँ हैं ये धीरे धीरे उदय होने लगती है। जैसे आप पढ़ेंगे यहाँ पे अवध थे, यहाँ पे हैदराबाद, ये कर्नाटक आपका पूर्वी तट पे था उस समय, आज भी तो है फिलहाल में। आपके आज पढ़ते होंगे कि कर्नाटक आपके पश्चिमी तट पे, लेकिन उस समय जो था कर्नाटक जो है पूर्वी तट पे था। यहाँ मद्रास था, यहाँ त्रावणकोर था, यहाँ मैसूर पढ़ेंगे, यहाँ मराठा, यहाँ पे आपका सिंध आपका सिख है, यहाँ पे आप राजपूत पढ़ेंगे। तो इन सब क्षेत्रीय शक्तियों का उदय किस प्रकार से हुआ, जब 1707 के बाद जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा, उसके बाद से जो है अपने आप को स्वतंत्र करने लगे। जिस समय आपके बंगाल की बात कर रहे हैं, तो उस समय जो 1707 में जो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, उस समय जो थे यहाँ पे बंगाल के शासन करने के लिए
आपके जो मुगल साम्राज्य था वो क्या करते थे, यहाँ पे दीवान और सूबेदार को आपको नियुक्त किए थे बंगाल में। तो जो आपके दीवान क्या करते थे, वहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और सूबेदार क्या करते थे, वहाँ पे कानून व्यवस्था देखते थे। तो जो औरंगजेब थे, अंतिम जब इनकी मृत्यु हुई थी उस समय जो था दीवान कौन था, तो मुर्शीद कुली खान था। ये आपको नोट कर लेना है। जब इनकी मृत्यु हो गई थी आपके 1707 में, उस समय जो बंगाल का दीवान था वो मुर्शीद कुली था, और सूबेदार जो था वो अजीमुन शाह था। ये भी आपको नोट कर लेना है। हमने आपको बताया था कि 3 गांव का जमींदारी जो था 1698 में अजीमुन शाह के पास ही था, जो सूतानाथी था, कलिकता और गोविंदपुरा। इसको जो संयुक्त रूप से हमने देखा था कि इसको कोलकाता बाद में बना दिया गया था, किसके द्वारा, तो हमने आपको बताया था जाप चन्ना के द्वारा। और फोर्ट विलियम कॉलेज भी वहाँ पे बनाया गया था, यानी फोर्ट विलियम किला, और चार्ल्स शायर उसको पहले अध्यक्ष बनाए गए थे, हम पढ़ चुके हैं। तो अजीमुन जो शाह था ये पहला, आपके कहने का मतलब ये है कि ये एक राजकुमार था अजीमुन शाह, और ये जो है सूबेदार था वहाँ का, और दीवानी मामला जो देख रहे थे वो मुर्शीद कुली खां देखते थे। तो क्वेश्चन पूछा था, ध्यान से सुनिएगा, कि मुगल सम्राट के द्वारा जो नियुक्त बंगाल का जो अंतिम गवर्नर कौन था, तो ये आपको नोट करना है, मुर्शीद कुली था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछता है। और सूबेदार भी था, क्योंकि जो ये सूबेदार थे ये राजकुमार थे, और राजकुमार जो थे कहाँ रह रहे थे, दिल्ली में रह रहे थे। ये यहाँ पे आके देखते नहीं थे कि यहाँ पे बंगाल में हो क्या रहा है। तो दीवानी मामले और सूबेदार का जो मामला था वो दोनों काम कौन देख रहा था, तो आपके मुर्शीद कुली खां ही देख रहा था। तो क्वेश्चन पूछा था कि मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त अंतिम बंगाल का जो है गवर्नर कौन था, या फिर क्या सूबेदार, या फिर क्या दीवान कौन था, तो आपको लगाना है मुर्शीद कुली खां था। ये तीनों पॉइंट आपको नोट कर लेना है। या फिर पूछे आपके गवर्नर, या फिर पूछे आपके दीवान, या फिर पूछे सूबेदार, तो तीनों ही पॉइंट आपको नोट करना है। उस समय आपके मुर्शीद कुली खां लगाना है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। और ये पहला स्वतंत्र शासक बनता है वहाँ का आपके बंगाल का, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल का पहला स्वतंत्र शासक कौन बना, तो आपको लगाना है मुर्शीद कुली खां जो है ये बंगाल के पहला स्वतंत्र शासक बना, और ये जो है उसका संस्थापक भी माना जाता है। और इन्होंने अपनी राजधानी जो कहाँ बनाई, तो मुर्शिदाबाद बनाई। पहले इसका जो है राजधानी ढाका हुआ करती थी बंगाल की, और उसके बाद से जो है जब मुर्शीद कुली खां इसका शासक बना, यानी संस्थापक बना, तो वो कहाँ लाया, मुर्शिदाबाद। ये भी आपको नोट कर लेना है। ये कई बार क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, आपको नोट कर लेना है। उसके बाद से आते हैं अलीवर्दी खां। फ्रेंड्स, जब 1727 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद से आते हैं सुजाउद्दीन। 1727 से 1739 तक रहते हैं सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद जो है आपके बनते हैं सरफराज, और सरफराज को मार के बनते हैं अलीवर्दी खां। ध्यान से सुनिएगा, मुर्शीद कुली खां के बाद आते हैं सुजाउद्दीन, जो कि 1727 से 1739 तक रहते हैं, क्योंकि 1727 में जब मुर्शीद कुली खां की मृत्यु होती है उसके बाद से जो है सुजाउद्दीन बनते हैं। और जब सुजाउद्दीन बनते हैं 1727 से लेकर 1739 तक, तो उस समय जो केंद्र में थे, आपको नोट कर लेना है, मोहम्मद शाह रंगीला। ये भी आपको नोट कर लेना है। और मोहम्मद शाह रंगीला के समय ही मराठा है, आपके विभिन्न प्रकार के जो है ज़्यादातर जो है जो क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं वो ज़्यादातर इसी के समय में बिखरी थी। ये भी आपको नोट करना है, मोहम्मद शाह रंगीला में। और अलीवर्दी खां जो है ये 1740 लेकर 1756 बनता है, जो कि सरफराज खां को ये मार के क्या करता, हत्या करके ये अपनी अलीवर्दी खां क्या बनता है, शासक बनता है। और ये जो अलीवर्दी खां ये 2 करोड़ रुपया जो है नजराना भेजता है मोहम्मद शाह रंगीला को, क्योंकि ये जो अवैध रूप से क्या बनता है, यहाँ का शासक बना रहता है अलीवर्दी खां, तो उसको ये कहता है कि अवैध रूप से हमें बना दिया जाए मोहम्मद शाह रंगीला को, ताकि ये भेजता है 2 करोड़ रुपया नजराना मोहम्मद शाह रंगीला को। और ये जो है मुगल प्रशासन कहाँ बैठी हुई है, दिल्ली में, ये हम बात कर चुके हैं। और ये कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अलीवर्दी खां, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, मधुमक्खी के छत्ते के समान है। यानी अलीवर्दी खां जो है 1740 से 1756 तक रहा था, और ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा है कि मधुमक्खी के छत्ते के समान है, अगर इसको छेड़ोगे नहीं तो ये शहद देंगी, और इसको छेड़ोगे तो ये काट काट के मार डालेंगी। ये कहा था आपके अलीवर्दी खां ने। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा है कि मधुमक्खी के छत्ते के समान है, अगर इसको छेड़ोगे नहीं तो ये शहद देंगी, और इसको छेड़ दोगे तो ये काट काट के मार डालेंगी। उसके बाद से आते हैं सिराजुद्दौला, जो कि 1756 से लेकर 1757 तक रहते हैं। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो इनको 1717 में जो आपके फर्रुख शेर के द्वारा जो आपके दस्तक दिया गया था इनको, वो क्या करते हैं, इसका जो है दुरुपयोग करते हैं, यानी जो अवैध रूप से इसका प्रयोग करते हैं। यानी जो भी आपके यहाँ पे आपके जमींदार थे और अदर कंपनियां जो व्यापार कर रही थी, उनको क्या करती थे, उनको जो है इनका जो अधिकार जो दिया गया था अंग्रेजों को, वो तो फ्री में ये कर रहे थे व्यापार, तो वो वहाँ से उनसे अदर कंपनियों से टैक्स लेके क्या करते थे ज़्यादा मात्रा में, और यहाँ से व्यापार करवाते थे। यानी उसका जो है दुरुपयोग कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भी आपको इनको दस्तक दिया गया था फर्रुख शेर के द्वारा 1717 में, उनका ये क्या कर रहे थे, दुरुपयोग कर रहे थे।
तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, दस्तक को दुरुपयोग रोकने के लिए क्या किया, जो फोर्ट विलियम जहाँ यहाँ पे बनाए थे किला, हमने आपको पढ़ा कि 1698 में इसका किला बनाई गई थी, कहाँ पे, कोलकाता में। उस पर क्या करते, कब्जा कर लेते हैं और यहाँ पे इनको अंग्रेजों को खदेड़ देते हैं। 15 जून ये 1756 की बात है जब इन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ा था। ये आपको नोट कर लेना, फोर्ट विलियम से। उसके बाद से जो है कोलकाता को ये क्या करते हैं, अलीनगर नाम दे देते हैं। कोलकाता का नाम बदल के अलीनगर कर देते हैं। ध्यान सुनिएगा, जो भी आपके ये घटना हो रही है डेट वाइज आपको नोट करना है यहाँ से कि 1756 से 1757 तक सिराजुद्दौला थे। 15 जून 1756 में इन्होंने फोर्ट विलियम किला जो था उस पर क्या करते, अधिकार कर लेते हैं और यहाँ से अंग्रेजों को खदेड़ देते हैं और कलकत्ता का नाम बदल के अलीनगर कर देते हैं। उसके बाद से अगला डेट याद रखेंगे 20 जून 1756। ध्यान सुनिएगा, 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना होती है। ब्लैक होल की घटना जो कई बार क्वेश्चन पूछा है किसके समय में हुई थी, तो सिराजुद्दौला के समय में हुई थी 20 जून 1756 में। और ये घटना क्या थी, तो इन्होंने क्या किया था, जो कलकत्ता पे आक्रमण किए थे उसके बाद जो है अंग्रेजों को जो है 18 बाई 14 फीट के कमरे में 146 अंग्रेज को क्या कर दिए थे, बंद कर दिए थे, जिसमें से केवल 23 व्यक्ति, जिसमें हालवेल मतलब इसमें एक हालवेल व्यक्ति था, उसके साथ क्या है 23 व्यक्ति जो है केवल बचे थे। बाकी 146 में जो थे वो सब मर गए थे, 123। तो केवल 23 लोग बचे थे। ब्लैक होल की घटना की बात नोट कर लेना है। और उसमें जो आपके जो हालवेल था, इन्होंने घटना सुनाई थी आपके लॉर्ड क्लाइव से आके। उसके बाद से जो है यहाँ पे एक संधि की जाती है 9 फरवरी 1757 के द्वारा लॉर्ड क्लाइव के द्वारा और जो आपके सिराजुद्दौला के मध्य जो है एक अलीनगर की संधि होती है 9 फरवरी 1757 को। लेकिन जो लॉर्ड क्लाइव था, इन्होंने क्या किया, बदला लेने के लिए 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध किया। ध्यान सुनिएगा, 3 घटना हमने आपको बताई कि 20 जून जो है 1756 में ब्लैक होल की घटना की जाती है। और इसमें हमने आपको बताया कि 146 व्यक्तियों को अंग्रेजी को क्या किया, 18 बाई 14 फीट के कमरे में उसको बंद कर दिया गया था। 23 व्यक्ति उसमें केवल बचे थे, इसमें हालवेल केवल बचा था, ये भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद से 9 फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि होती है और उसके बाद से 23 जून 1757 को एक प्लासी का युद्ध किया जाता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और इसमें जो है लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच होता है, ये भी आपको नोट करना है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध हुआ था क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें जो है सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और इसको मार दिया जाता है। ध्यान सुनिएगा, इसमें जो इसके सेनापति थे सिराजुद्दौला के, वो था आपके मीर जाफर, जो इसको धोखा दे देता है, विश्वासघात कर देता है और ये लॉर्ड क्लाइव के साथ जाकर मिल जाता है। और लॉर्ड क्लाइव का इसको यानी क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है मीर जाफर को, ये भी आपको नोट कर लेना है। और मीर जाफर को इसके बाद से जो बंगाल का है शासक बना दिया जाता है। और इसमें जो साथ दे रहे थे सिराजुद्दौला के 2 व्यक्ति थे, मीर मदान और मोहनलाल जो थे, ये 2 व्यक्ति जो इनके साथ में थे उनको भी मार दिया जाता है। तो सिराजुद्दौला, मीर मदान और मोहनलाल को क्या किया जाता है, यहाँ पे मार दिया जाता है और मीर जाफर जो है यहाँ पे क्या बनता है, शासक बन जाता है बंगाल का। और इसे जो है क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है या गधा भी कहा जाता है, ये भी आपको नोट करना है। ये विश्वासघात के कारण ये जो प्लासी का युद्ध है ब्रिटिश जीत जाते हैं 23 जून 1757, ये भी आपको नोट कर लेना है। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 और 9 जून 1757 में अलीनगर की संधि, ये सारी बातें आपको नोट कर लेना है। 1757 में हमने आपको बताया कि फर्रुखसियर दस्तक जो बिना शुल्क के व्यापार करने की अनुमति दी थी, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब देख लेते हैं इसके बाद से मीर जाफर क्या होते हैं, बंगाल का नवाब बन जाते हैं। उसके बाद से जो है आप जानते होंगे कि जब तक मुर्गी जो है सोने के अंडा देगी तभी तक वो लाभदायक है, अगर नहीं देगी उसके बाद उसको काट दिया जाता है। तो सेम वही बात है कि मीर जाफर को क्या किया गया, जब इन्होंने क्या किया कि लाभ नहीं पहुंचा पा रहे थे ब्रिटेनों को, जो ये चाहते थे ब्रिटिश, जिस कारण इनको बनाया गया था, तो वो इनसे नहीं मिल पा रहा था। उसके बाद से इनको हटा दिया जाता है मीर जाफर को, उसके बाद से मीर कासिम को बनाया जाता है। तो मीर कासिम क्या है कि ये चालाक व्यक्ति था, ये बहुत ही प्रतापी था। ये क्या, जब बंगाल का नवाब बना तो इसने क्या किया, सबसे पहले राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। तो पहला क्वेश्चन ये हमने आपको बताया था कि जो ढाका से राजधानी कहाँ मुर्शिदाबाद किसने लाई थी, तो हमने आपको बताया था मुर्शीद कुली खां। उसके बाद से मुर्शिदाबाद से राजधानी कहाँ ले गया, कौन, मीर कासिम मुंगेर, ये भी आपको नोट करना है। और मुंगेर में आप जानते होंगे कि इसने क्या किया कि तोप खाने और बंदूक खाने की जो प्रशिक्षण है वो यहाँ पे देना शुरू कर दिया, ताकि जो है, और ये जो राजधानी है मुर्शिदाबाद से मुंगेर इसलिए ले गया था ताकि जो है ब्रिटिश का जो हस्तक्षेप यहाँ पे बहुत कम हो, इसलिए यहाँ से मुंगेर इसको राजधानी स्थानांतरित किया और सैन्य क्षमता को अपना बढ़ाने की कोशिश की। और यहाँ पे तोप खाने मुंगेर में और बंदूक खाने के जो कारखाने खोलने लगा। उसके बाद से जो है युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध, इंपॉर्टेंट है।
तो फ्रेंड सबसे पहले यहाँ पे आप क्वेश्चन नोट करेंगे जो कि प्लासी के युद्ध से और बक्सर के युद्ध से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप नोट करेंगे जो प्लासी का युद्ध था जो 23 जून 1757 में था, वो उसके बाद से जो है जो व्यापारिक अधिकार यहाँ था इन लोग का, आपके ब्रिटिश का, उसके बाद से जो है 1757 की जो प्लासी के युद्ध के बाद इन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप कर दिया। यह भी आपको नोट कर लेना है। और ये कब की युद्ध है? तो 23 जून 1757 की प्लासी के युद्ध के बाद जो क्लाइव था, इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है पूर्ण रूप से जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है इनका राजनीतिक हस्तक्षेप हो गया। ये भी आपको नोट करना है। तो क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया, तो वो कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। ये सारी बातें आपको नोट कर लेना है। और जो ब्रिटिश का साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, यानी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड क्लाइव को। और ये जो कब की बात कही जाती है? तो प्लासी के युद्ध के समय की। ये कई बार घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको समझना है कि जो राजनीतिक हस्तक्षेप प्रत्यक्ष रूप से किसमें हासिल हुआ? तो प्लासी के युद्ध में। यानी कहने का मतलब है कि यह निर्णायक एक युद्ध था। ये भी आपको नोट करना है। और 23 जून 1757 की प्लासी के युद्ध हुई। अगर बात करें 22 अक्टूबर 1764 की बक्सर के युद्ध की, तो इसमें जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और तीन जो शासक थे, अवध के शासक शुजाउद्दौला, बंगाल के शासक मीर कासिम और मुगल के सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन तीनों के बीच जो है और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो है ये युद्ध होता है। यानी एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी और एक तरफ जो है तीन शासक जो हैं, एक तो अवध के, एक बंगाल के और एक मुगल सम्राट जो कि शाह आलम द्वितीय, इन तीन एक तरफ, और एक हेक्टर मुनरो यानी ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ। इसमें जो है हेक्टर मुनरो जो है यानी ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी होती है। आपको नोट करना है 22 अक्टूबर 1764 बक्सर का युद्ध है। और इसी युद्ध के बाद जो है ऐसा लगता है कि जो पूरी तरह से जो वर्चस्व है वो किसका यहाँ पे होगा? तो बंगाल का, बंगाल पे ब्रिटिश का होगा। तो इसी युद्ध के बाद जो है यानी बक्सर के युद्ध के बाद क्या होता है, ये पता चल जाता है कि ब्रिटिश में यानी भारत में जो किसका शासन होगा? तो ब्रिटिश ही लंबे समय तक शासन करेंगे। तो ये आपको नोट करना है। सबसे पहले हमने आपको बताया कि राजनीतिक हस्तक्षेप प्रत्यक्ष रूप से किसका हुआ, तो वहाँ पे प्लासी का युद्ध बताया। लेकिन यहाँ पे पूछे कि सर्वाधिक निर्णायक युद्ध कौन है, तो आपको लगाना है बक्सर के युद्ध। और यहाँ से ही पता चल गया कि ब्रिटिश जो है वो भारत पे अधिकार पूरे लंबे समय तक करेंगे और इनका शासन जो है पूरी तरह से प्रत्यक्ष रूप से यहाँ से अधिक देखने को मिलता है बक्सर के युद्ध के बाद। और यहीं से जो है बक्सर युद्ध के बाद ही जो है ये पता चल जाता है कि जो ब्रिटिश है वो लंबे समय तक यहाँ पे शासन करेंगे। ये आपको नोट कर लेना है। यानी जो है बक्सर युद्ध जो है ये सर्वाधिक निर्णायक युद्ध माना जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, आपको नोट कर लेना है। और ये 22 अक्टूबर 1764 को लड़ी गई थी। और एक तरफ हेक्टर मुनरो थे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, और एक तरफ अवध, बंगाल और मुगल सम्राट जो थे शुजाउद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, ये तीन लोग थे एक तरफ। और इनके बीच युद्ध लड़ा जाता है और ये तीनों लोग हार जाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। उसके बाद से क्या होता है कि इलाहाबाद की संधि होती है। ध्यान सुनिएगा, इलाहाबाद संधि करने के लिए जो है लॉर्ड क्लाइव को बुलाया जाता है। ये आपको नोट कर लेना है, केवल इलाहाबाद की संधि के लिए। और क्लाइव जो है भारत 2 बार आया था, ये आपको नोट कर लेना है। एक दो आया था 1757 से लेकर 1760 तक रहा था। हमने आपको बताया था कि 1757 में सिराजुद्दौला और उसके बीच जो है क्या होता है प्लासी का युद्ध हुआ था। उस समय ये कौन था? तो उस समय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर लॉर्ड क्लाइव ही था। और दूसरी बार आता है आपके इलाहाबाद की संधि के समय इसको बुलाया जाता है स्पेशली तौर पे, और ये गवर्नर पद पे आता है 1765 लेकर 1767 तक 2 साल यहाँ पे रहता है। और उस समय जो है इलाहाबाद की संधि की जाती थी, 2 हुई थी यहाँ पे इलाहाबाद की संधि। ये भी आपको नोट करना है। एक तो क्लाइव और अवध के बीच, एक क्लाइव और मुगल जो शासक थे शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था, और अवध के नवाब के समय जो थे आपके शुजाउद्दीन, इनके बीच हुआ था। इन लोगों को ये कहा था कि आप लोग बीच में टांग अड़ाए तो आपको सबसे पहले सुधारना जरूरी है। तो इनसे क्या हुआ, संधि करवाई इलाहाबाद की संधि। एक हुआ 12 अगस्त 1765 में, और एक हुआ 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 में। आपको नोट करना है। और इसमें क्या क्या हुआ था ये भी आपको नोट करना है। तो इलाहाबाद और कड़ा का जो राजस्व वो मुगल सम्राट को दिया जाएगा, ये आपको कहा गया था। और अवध पे जुर्माना जो है 50 लाख रुपया लगाएगा, ये भी आपको नोट करना है। जो शुजाउद्दीन थे अवध के, जो आपके उस समय क्या थे शासक थे, उन पे जो है 50 लाख जुर्माना लगाया गया। और ये भी कहा गया कि जो इलाहाबाद है और कड़ा का जो राजस्व है वो मुगल सम्राट को आप देंगे, जो शाह आलम द्वितीय है उनको देंगे। और बंगाल का जो दीवानी अधिकार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होगा। ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले कहा गया कि इलाहाबाद और कड़ा का राजस्व आप देंगे किसके पास? तो बंगाल के पास, जो कि शासक थे वहाँ के, उनके पास आएगा। और जो है बंगाल का जो राजस्व वो किसके पास हो जाएगा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास हो जाएगा। और यहीं से बंगाल में जो है द्वैत शासन शुरू हो गया, ये भी आपको नोट करना है।
तो बंगाल में द्वैध शासन कब हुआ, तो ये भी आपको नोट करना है, वो भी 1765 में की गई थी, ये भी आपको नोट करना है। और शुरुआत करने वाला लॉर्ड क्लाइव है। तो जो दीवानी मामले था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया, और जो नवाब थे वहाँ के बंगाल के, उनके पास जो एक्सपेंडिचर यानी सरकारी जो कार्य, प्रशासन का जो कार्य करेंगे, खर्चा करने के पास जो है निजामत के पास चला गया। और सबसे पहले जो है दीवानी मामले किसके पास चला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के। यानी राजस्व कौन उछलेगा, तो वो यहाँ के जो आप ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर होंगे वो उछले गए, और जो खर्चा करेंगे वहाँ के शासक करेंगे, ये कहा गया द्वैध शासन का मतलब। और किसके द्वारा लगाया गया सर्वप्रथम, तो बंगाल में जो है किसके द्वारा लगाया गया था, तो बंगाल में द्वैध शासन जो है लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लगाया गया था। और हटाया किसके द्वारा गया था, तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा हटाया गया था। जो डुअल सिस्टम है बंगाल में, उसको अंत वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था, ये भी आपको नोट करना है। ये दोनों फैक्ट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। क्लाइव के द्वारा लगाया गया था द्वैध शासन, और हटाया गया था वारेन हेस्टिंग के द्वारा। उम्मीद है कितनी बातें आप समझ गए। और द्वैध शासन क्या था, तो हमने आपको बता दिया कि जो है दीवानी मामला और जो आपके प्रशासनिक मामला है वो कौन देखेगी, तो दीवानी मामला जो है यानी राजस्व वसूलने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और खर्च करने का काम वहाँ के जो प्रशासक होंगे, शासक होंगे, वो करेंगे। ये सारी बातें आपको नोट कर लेना है। अब हम देख लेते हैं कि जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा है उसको हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, उसको समराइज कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने बताया है कि जो बंगाल था वो किसके लिए प्रसिद्ध था, तो वहाँ पे जो उपजाऊ भूमि थी, तो वहाँ पे जो है रेवेन्यू ज़्यादा मिल रहा था वहाँ पे, तो सभी कंपनियाँ व्यापार के लिए वहाँ पे भाग रही थी। और वो जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पे राजनीतिक हस्तक्षेप करना चाहती थी। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जब आपके अंतिम जो है आपके, हमने आपको बताया कि जो मुगल शक्तिशाली सम्राट थे, तो मुगल जो अंतिम शक्तिशाली हमने आपको बताया शासक कौन थे, औरंगजेब। उनकी मृत्यु के बाद जो है जो वहाँ पे दीवान और सूबेदार जो थे, जो मुर्शीद कुली खां तो वहाँ पे दीवान थे उस समय, और अजीमुल शाह जो वहाँ पे क्या थे, सूबेदार थे। उनके जो है मृत्यु के बाद जो है दोनों ही कार्य जो है क्योंकि अजीमुल शाह जो है दिल्ली से ही शासन कर रहे थे और वहाँ से ये देखने आते नहीं थे, तो दोनों काम जो है मुर्शीद कुली खां के पास आता है। तो दीवानी और सूबेदार दोनों ही मामले कौन देखता है, तो मुर्शीद कुली खां देखता है। तो जब इनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद से जो क्या करता है, स्वतंत्र शासक की यानी स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है, जिसको हम मुर्शीद कुली खां को कहते हैं। तो बंगाल के स्वतंत्र शासक की स्थापना किसने की थी, तो आप कहेंगे मुर्शीद कुली खां। तो स्वतंत्र बंगाल की स्थापना जब पूछता है तो मुर्शीद कुली खां ही लगाएंगे। ये सारी बातें हम देख चुके हैं। और क्वेश्चन ये भी पूछा था कि मुगल सम्राट द्वारा अंतिम जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर या फिर कहे अंतिम आपके दीवान या फिर सूबेदार कौन था, तो मुर्शीद कुली खां था। ये 3-4 पॉइंट आपको नोट करना है। और ये भी आपको नोट करना है कि इन्होंने अपनी राजधानी जो है, राजधानी कहाँ से, ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद बनाई। उसके बाद से आते हैं अलीवर्दी खां, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कहते हैं कि ये एक मधुमक्खी की छत्ते के समान है, यानी जब तक इसको छेड़ोगे नहीं तब तक ये शहद देंगी, अगर छेड़ोगे तो काट काट के मार डालेंगे। फिर आते हैं सिराजुद्दौला, ये जो है अपनी कोलकाता है उसको नाम बदल के अलीनगर कर देते हैं। और उसके बाद से 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध किया जाता है लॉर्ड क्लाइव और इनके बीच के, जो आपके सिराजुद्दौला के बीच है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है और इसमें इनको धोखा दिया जाता है मीर जाफर के द्वारा, और मीर जाफर को जो है वहाँ पे शासक बना दिया जाए। उसके बाद हटा के मिर्र जाफर को हटा के किसको बनाया जाता है, मीर कासिम को। और ये क्या करते हैं, अपनी राजधानी मुंगेर ले जाते हैं। ये भी आपको नोट करना है। तो मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर किसके लिए गया था, मीर कासिम के द्वारा। और 1764 यानी 22 अक्टूबर 1764 को जब बक्सर की युद्ध होता है, बक्सर कहाँ है, बिहार में। और एक तरफ थे ईस्ट इंडिया कंपनी के आपके हेक्टर मुनरो, और एक तरफ थे शुजाउद्दौला जो कि आपके अवध के नवाब थे। एक थे मीर कासिम बंगाल के, और एक थे शाह आलम द्वितीय जो कि दिल्ली के शासक थे। तो ये तीनों एक तरफ थे, एक तरफ हेक्टर मुनरो जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। और उसके बाद से 1765 में इलाहाबाद की संधि की जाती है, जिसमें क्लाइव को बुलाया जाता है। दूसरी बार ये आता है आपके भारत में गवर्नर के रूप में। और ये भी आपको नोट करना कि बंगाल जो है दीवानी मामला ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाता है, जबकि जब इलाहाबाद की संधि की जाती है। और बंगाल में द्वैध शासन कौन लगाता है, तो लॉर्ड क्लाइव लगाता है। और हमने आपको हटाए कौन, तो हटाए आपके वारेन हेस्टिंग। ये भी आपको नोट करना। वारेन हेस्टिंग हमने आपको बताया कि बंगाल का पहला जो है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था। ये भी आपको नोट करना है। गवर्नर तो था इससे पहले आपके लॉर्ड क्लाइव, लेकिन बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना था, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। हमने आपको पढ़ाया था कि वारेन हेस्टिंग बने थे 1773 रेगुलेटिंग के तहत ही। और पहला बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बना था, तो वारेन हेस्टिंग ही। और इसने ही क्या किया था, बंगाल का जो द्वैध शासन था ये हमने आपको बताया था। और ये कब की बात है, तो ये आपके 1773 की बात है। तो 1765 से लेके, ध्यान सुनिएगा, 1765 से लेके और 1765 से लेके 1772 तक कौन रहा था, ये लॉर्ड क्लाइव रहा था। उसके बाद से तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और यहाँ से कौन बनते हैं, तो लॉर्ड क्लाइव बनते हैं। ये सारी बातें एक दूसरे से रिलेटेड है। आप अगर समझना चाहें तो अच्छे से समझ सकते हैं। और हमने आपको बताया कि जो प्रत्यक्ष रूप से जो आपका
अगर निर्णायक युद्ध माना जाए तो बक्सर के युद्ध हमने आपको बताया कि 22 अक्टूबर 1764 में यहाँ से यह देखने को मिल गया कि जो ब्रिटिश है वो लंबे समय तक यहाँ पे शासन करेंगे। और प्रारंभिक तौर पे जो हस्तक्षेप हुआ किस युद्ध के बाद, तो 1757 की जो प्लासी युद्ध हुआ था, यहाँ पे जो है राजनीतिक हस्तक्षेप धीरे धीरे इनका वर्चस्व बढ़ने लगा था। ये हमने आपको बता दिया है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, ये प्लासी युद्ध, ये बक्सर युद्ध कब का है, कौन है, किसके किसके बीच लड़ा गया था, इसके परिणाम क्या थे, ड्यूअल सिस्टम कौन लाया था, कब किया गया था, कब आपके इलाहाबाद की संधि की गई थी, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। और ये भी क्वेश्चन पूछा कि जो मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, या फिर कुछ दीवान कौन था, या फिर कहीं के सूबेदार कौन था। तो हमने आपको बताया था कि मुर्शीद कुली खां यहाँ के जो है अंतिम गवर्नर बना था, मुगल सम्राट के द्वारा यहाँ पे घोषित किया गया था। और यही जो है यहाँ पे प्रथम बंगाल का शासक बनता है, जो कि यहाँ पे स्वतंत्र बंगाल की घोषणा करता है। और ये जो वहाँ का शासक बनता है मुर्शीद कुली खां। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। और इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद लाई थी। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।